सोचिए, अगर आपकी कमाई सिर्फ उस समय तक सीमित ना रहे जब आप काम कर रहे हैं, बल्कि आपके बनाए हुए कुछ ऐसे इनकम सोर्सेज हों जो आपके सोने, आराम करने या अपने परिवार के साथ समय बिताने के दौरान भी कमाई का मौका पैदा करते रहें, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। शायद आप भी चाहते होंगे कि आपकी नौकरी, बिजनेस या रोज की कमाई के साथ एक ऐसा दूसरा इनकम सोर्स हो जो धीरे धीरे मजबूत होता जाए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि आखिर शुरुआत कहाँ से की जाए, कौन सा साइड इनकम आपके लिए सही है, कितना समय लगेगा और क्या इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। इंटरनेट पर आपको सोते सोते कमाई के बहुत सारे दावे दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें से कौन सा तरीका वास्तव में प्रैक्टिकल है और किसके पीछे सिर्फ दिखावा है, ये समझना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम ऐसे 8 साइड इनकम आइडियाज को समझेंगे जिन्हें आप अपनी मौजूदा इनकम के साथ शुरू करने की दिशा में सोच सकते हैं। इनमें कुछ ऐसे तरीके हैं जिनमें आपकी स्किल काम आएगी, कुछ में डिजिटल एसेट्स काम करेंगे और कुछ में ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है जो आपके एक्टिव वर्किंग आवर्स के बाहर भी इनकम जनरेट करने का मौका दे। लेकिन ध्यान रखिए, सोते सोते कमाई का मतलब बिना मेहनत के पैसा कमाना नहीं है। असली खेल है पहले ऐसा वैल्यूएबल एसेट या सिस्टम तैयार करना जो बाद में आपके लिए काम कर सके। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इन 8 तरीकों में से कोई एक तरीका आपकी सिचुएशन, आपकी स्किल और आपके फ्यूचर इनकम गोल के लिए बिल्कुल सही हो। तो चलिए सबसे पहले उस साइड इनकम सोर्स से शुरुआत करते हैं जिसे एक बार सही तरीके से तैयार करने के बाद बार बार लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब हम बात करते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स से साइड इनकम के बारे में। अगर आप अपनी नॉलेज, स्किल या एक्सपीरियंस को एक ऐसी चीज में बदलना चाहते हैं जिसे एक बार तैयार करने के बाद बार बार लोगों तक पहुंचाया जा सके, तो डिजिटल प्रोडक्ट आपके लिए एक प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकता है। डिजिटल प्रोडक्ट का मतलब ऐसी चीज से है जिसे कस्टमर ऑनलाइन खरीद सकता है और उसे फिजिकल डिलीवरी की जरूरत नहीं होती, जैसे ई बुक, पीडीएफ गाइड, टेम्पलेट्स, एक्सेल शीट्स, डिजाइन फाइल्स, एजुकेशनल मटेरियल या किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला कोई डिजिटल रिसोर्स। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपको किसी एक विषय की अच्छी जानकारी है, लेकिन आपकी नॉलेज सिर्फ आपके दिमाग में है। जब तक आप खुद किसी व्यक्ति को समझाएंगे तभी तक वो नॉलेज दूसरे व्यक्ति के काम आएगी। लेकिन अगर आप उसी नॉलेज को एक व्यवस्थित ई बुक या गाइड में बदल देते हैं तो वही नॉलेज एक डिजिटल एसेट बन सकती है। अब उसे अलग अलग लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात है, डिजिटल प्रोडक्ट बनाना सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके पीडीएफ बना देना नहीं है। लोग इंफॉर्मेशन के लिए हमेशा पैसे नहीं देते, लोग सॉल्यूशन के लिए पैसे देते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि सामने वाले व्यक्ति की प्रॉब्लम क्या है, वो किस चीज को सीखना चाहता है, किस जगह पर कंफ्यूज्ड है और आपकी नॉलेज उसकी उस प्रॉब्लम को किस तरह आसान बना सकती है। मान लीजिए आपको पर्सनल फाइनेंस की अच्छी समझ है, सिर्फ ये लिख देना कि बजट क्या होता है शायद बहुत वैल्यूएबल प्रोडक्ट ना बने। लेकिन अगर आप एक ऐसा सिंपल बजट प्लानर तैयार करते हैं जिसमें कोई व्यक्ति अपनी मंथली इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग्स और फाइनेंशियल गोल्स को आसानी से ट्रैक कर सके, तो आपका प्रोडक्ट ज्यादा प्रैक्टिकल बन सकता है। यानी अच्छी डिजिटल प्रोडक्ट की शुरुआत प्रोडक्ट से नहीं, प्रॉब्लम से होती है। पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कीजिए, फिर उसका जेन्युइन सॉल्यूशन तैयार कीजिए, उसके बाद उसे सिंपल लैंग्वेज में व्यवस्थित कीजिए। और एक और महत्वपूर्ण बात, शुरुआत में बहुत बड़ा प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आपका पहला डिजिटल प्रोडक्ट छोटा हो सकता है, लेकिन उसमें रियल वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि साइड इनकम में सबसे जरूरी चीज सिर्फ ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाना नहीं, बल्कि ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिसे खरीदने वाला व्यक्ति वास्तव में उपयोग कर सके। जब प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तब उसकी सेलिंग और डिलीवरी को भी ऑनलाइन सिस्टम के जरिए व्यवस्थित किया जा सकता है। कस्टमर किसी भी समय परचेज कर सकता है और अगर डिलीवरी प्रोसेस ऑटोमेटेड है तो उसे प्रोडक्ट तुरंत मिल सकता है। यही वो जगह है जहां डिजिटल प्रोडक्ट आपके एक्टिव वर्किंग आवर्स से बाहर भी इनकम जनरेट करने का अपॉर्चुनिटी दे सकता है। लेकिन याद रखिए, कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट अपने आप बिकना शुरू नहीं हो जाता। उसके लिए ट्रस्ट, मार्केटिंग और सही ऑडियंस की जरूरत होती है। अगर आप लगातार यूजफुल कंटेंट के जरिए लोगों की मदद करते हैं और फिर उसी ऑडियंस की जेन्युइन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आपके पास एक मजबूत फाउंडेशन तैयार हो सकता है। यही सोच साइड इनकम को सिर्फ एक्स्ट्रा पैसे कमाने की कोशिश से आगे ले जाकर एक लॉन्ग टर्म डिजिटल एसेट बनाने की दिशा में बदल देती है। अब हम बात करते हैं YouTube से साइड इनकम के बारे में। जब आप किसी डिजिटल प्रोडक्ट को तैयार कर लेते हैं तब सबसे बड़ी चुनौती होती है उसे सही लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि अच्छा प्रोडक्ट होना और लोगों का उस प्रोडक्ट के बारे में जानना दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। और आज के समय में इसी जगह YouTube एक पावरफुल प्लेटफॉर्म बन सकता है।
YouTube को सिर्फ वीडियोस अपलोड करके व्यूज लेने वाली जगह मत समझिए। अगर आप सही तरीके से काम करते हैं तो आपका बनाया हुआ एक यूजफुल वीडियो लंबे समय तक लोगों तक पहुंच सकता है। आज आपने कोई वीडियो बनाया, हो सकता है उसी दिन उसे बहुत ज्यादा व्यूज ना मिले, लेकिन अगर वो किसी ऐसी प्रॉब्लम का सलूशन देता है जिसे लोग लगातार सर्च करते हैं, तो वही वीडियो आने वाले दिनों, महीनों और कभी-कभी उससे भी ज्यादा समय तक नए व्यूअर्स तक पहुंच सकता है। यहीं से YouTube को एक डिजिटल एसेट की तरह समझना शुरू कीजिए। आपका वीडियो एक बार बनता है, लेकिन उसका वैल्यू लंबे समय तक लोगों तक पहुंच सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको पर्सनल फाइनेंस की अच्छी जानकारी है, तो आप बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट बेसिक्स या मनी मैनेजमेंट जैसे टॉपिक्स पर एजुकेशनल वीडियोस बना सकते हैं। अगर आपका कंटेंट लोगों की जेन्युइन जरूरत को पूरा करता है, तो धीरे धीरे एक ऐसी ऑडियंस बन सकती है जो आपके कंटेंट पर भरोसा करने लगे। और ऑडियंस का ट्रस्ट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि YouTube से साइड इनकम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू तक सीमित नहीं होती। जब आपकी ऑडियंस बनती है, तब अलग-अलग लेजिटिमेट इनकम अपॉर्चुनिटीज सामने आ सकती हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग, स्पॉन्सरशिप्स, अफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स या एजुकेशनल कोर्सेज। लेकिन यह एक बात समझना बहुत जरूरी है, YouTube पर सिर्फ पैसा कमाने के लिए कंटेंट बनाना और ऑडियंस की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कंटेंट बनाना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अगर आपका पूरा फोकस सिर्फ व्यूज और इनकम पर रहेगा, तो आप जल्दबाजी में मिसलीडिंग टाइटल, एग्जैजरेटेड क्लेम्स या बिना वैल्यू वाला कंटेंट बनाने लग सकते हैं। लेकिन अगर आपका फोकस जेन्युइनली यूजफुल इंफॉर्मेशन देने पर है, तो आपकी ऑडियंस के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनने की संभावना ज्यादा रहती है। आपको शुरुआत में लाखों व्यूज की जरूरत नहीं है। आपको पहले यह समझना है कि आपकी ऑडियंस कौन है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है और आप अपने नॉलेज से उसे कितना बेहतर समझा सकते हैं। एक छोटा लेकिन जेन्युइनली इंटरेस्टेड ऑडियंस बेस भी समय के साथ वैल्यूएबल हो सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपका काम सिर्फ वीडियो पब्लिश करने तक सीमित नहीं रहता। अगर आपका पुराना वीडियो आज भी किसी व्यूअर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो वो वीडियो आपके लिए फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है, जबकि आप उस समय एक्टिव होकर काम नहीं कर रहे होते। यही है YouTube को एक लॉन्ग टर्म साइड इनकम एसेट की तरह देखने का सही नजरिया। अब हम बात करते हैं अफिलिएट मार्केटिंग से साइड इनकम के बारे में। YouTube पर जब आप लगातार यूजफुल कंटेंट बनाते हैं और लोगों का ट्रस्ट बनना शुरू होता है, तब आपकी नॉलेज से जुड़ा एक और इनकम मॉडल सामने आता है, अफिलिएट मार्केटिंग। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है, लेकिन इसे सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। अफिलिएट मार्केटिंग में आप किसी दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट या सर्विस को अपनी ऑडियंस तक पहुंचाते हैं, और अगर कोई व्यक्ति आपके दिए गए रेफरल लिंक के माध्यम से एलिजिबल परचेज करता है, तो आपको उस प्रोग्राम के नियमों के अनुसार कमीशन मिल सकता है। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि आपको खुद प्रोडक्ट बनाना जरूरी नहीं होता, लेकिन प्रोडक्ट को समझना और सही तरीके से रेकमेंड करना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। मान लीजिए आपका YouTube चैनल टेक्नोलॉजी से जुड़ा है और आप किसी सॉफ्टवेयर या यूजफुल गैजेट का रिव्यू करते हैं। आप सिर्फ ये नहीं बताते कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, बल्कि ये भी समझाते हैं कि इसके फायदे क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, किन लोगों के लिए ये यूजफुल हो सकता है और किन लोगों को शायद इसे खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर व्यूअर आपकी जानकारी के आधार पर उस प्रोडक्ट को खरीदता है और परचेज एप्लीकेबल कंडीशंस के अनुसार एलिजिबल है, तो आपको कमीशन मिल सकता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, वे कमीशन देखकर हर प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अफिलिएट मार्केटिंग में लॉन्ग टर्म सक्सेस का आधार कमीशन नहीं, ट्रस्ट है। अगर आपने सिर्फ पैसे के लिए ऐसा प्रोडक्ट रेकमेंड कर दिया जो आपके ऑडियंस के लिए यूजफुल नहीं है, तो शायद एक सेल मिल जाए, लेकिन धीरे धीरे ऑडियंस का भरोसा कम हो सकता है। इसलिए हमेशा वही प्रोडक्ट या सर्विस रेकमेंड करने की कोशिश कीजिए जिसे आप समझते हैं और जिसके बारे में ईमानदारी से उसकी अच्छाई और कमी दोनों बता सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात डिस्क्लोजर की है। अगर आपके कंटेंट में अफिलिएट रिलेशनशिप है, तो ऑडियंस को उचित तरीके से इसकी जानकारी देना और प्लेटफॉर्म तथा अफिलिएट प्रोग्राम की पॉलिसीज का पालन करना जरूरी है। अफिलिएट मार्केटिंग की सबसे अच्छी बात यह हो सकती है कि आपका पुराना कंटेंट भी फ्यूचर में लोगों तक पहुंचता रहे। आज आपने एक डिटेल रिव्यू बनाया, कुछ समय बाद कोई नया व्यूअर उस वीडियो को सर्च करके देखता है, उसे इंफॉर्मेशन यूजफुल लगती है और वो आपके रेफरल लिंक से परचेज करता है, तो एप्लीकेबल कंडीशंस पूरी होने पर आपको कमीशन मिल सकता है। लेकिन इसे गारंटीड इनकम की तरह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि व्यूज, क्लिक्स, कन्वर्जन्स और कमीशंस कई फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। सही तरीका यह है कि पहले ऑडियंस की जरूरत समझिए, फिर जेन्युइनली यूजफुल इंफॉर्मेशन दीजिए और उसके बाद रेलेवेंट प्रोडक्ट को ट्रांसपेरेंट तरीके से इंट्रोड्यूस कीजिए।
जब आप ऐसा करते हैं तब अफिलिएट मार्केटिंग सिर्फ लिंक शेयर करने का काम नहीं रहता, बल्कि आपकी नॉलेज और ऑडियंस के बीच एक यूजफुल कनेक्शन बन जाता है और यही कनेक्शन समय के साथ एक एडिशनल इनकम अपॉर्चुनिटी में बदल सकता है। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन कोर्स से साइड इनकम के बारे में। जब आपके पास किसी विषय की अच्छी समझ होती है और आप उस जानकारी को लोगों तक लगातार पहुंचाते हैं, तब उसी नॉलेज को एक स्ट्रक्चर्ड ऑनलाइन कोर्स में बदलना भी साइड इनकम का एक प्रैक्टिकल तरीका हो सकता है। कोर्स का मतलब सिर्फ कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करके बेच देना नहीं है, बल्कि किसी व्यक्ति को एक स्किल या सब्जेक्ट को स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए एक व्यवस्थित लर्निंग सिस्टम तैयार करना है। मान लीजिए आपको वीडियो एडिटिंग आती है, एक्सेल की अच्छी जानकारी है, ग्राफिक डिजाइन आता है, फोटोग्राफी आती है, कोई लैंग्वेज अच्छी तरह आती है या किसी दूसरे स्किल में आपका अच्छा एक्सपीरियंस है। आप अपनी नॉलेज को छोटे छोटे लेसन्स में डिवाइड करके ऐसा कोर्स तैयार कर सकते हैं जिसे कोई व्यक्ति अपने समय के अनुसार सीख सके। यहाँ सबसे जरूरी चीज है, आपके कोर्स में इंफॉर्मेशन के साथ स्ट्रक्चर और प्रैक्टिकल वैल्यू भी होनी चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट कोर्स खरीदता है और उसे समझ ही नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करनी है, तो सिर्फ ज्यादा इंफॉर्मेशन होने से कोर्स यूजफुल नहीं बन जाता। इसलिए पहले यह तय कीजिए कि कोर्स पूरा करने के बाद लर्नर क्या समझ पाएगा या कौन सी स्किल बेहतर तरीके से सीख पाएगा। फिर उसी गोल के हिसाब से लेसन्स तैयार कीजिए। उदाहरण के लिए, अगर आप एक्सेल सिखा रहे हैं तो सिर्फ फॉर्मूलाज की लंबी लिस्ट देने के बजाय रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ समझाइए कि किसी काम में उन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसी तरह अगर आप वीडियो एडिटिंग सिखा रहे हैं तो केवल टूल्स के नाम बताने के बजाय एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाकर पूरी प्रोसेस समझाना ज्यादा यूजफुल हो सकता है। यही डिफरेंस एक सामान्य इंफॉर्मेशन और एक अच्छे एजुकेशनल प्रोडक्ट के बीच होता है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, ऑनलाइन कोर्स से इनकम को गारंटीड इनकम समझना सही नहीं है। कोर्स तैयार करने के बाद भी ऑडियंस बनानी पड़ती है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, स्टूडेंट्स के क्वेश्चन समझने पड़ सकते हैं और समय के साथ कोर्स को अपडेट भी करना पड़ सकता है। खासकर टेक्नोलॉजी से जुड़े टॉपिक्स में इंफॉर्मेशन जल्दी बदल सकती है, इसलिए आउटडेटेड कंटेंट को समय समय पर सुधारना जरूरी है। अगर आपका कोर्स फाइनेंस या किसी दूसरे सेंसिटिव सब्जेक्ट से जुड़ा है तो अनरियलिस्टिक इनकम क्लेम्स या गारंटीड रिजल्ट्स का दावा करने से बचना चाहिए। आपका फोकस लोगों को सही नॉलेज और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग देने पर होना चाहिए। एक अच्छी स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि पहले YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर यूजफुल एजुकेशनल कंटेंट के जरिए ऑडियंस का ट्रस्ट बनाया जाए, फिर उनकी जरूरत को समझकर उसी से जुड़ा डिटेल्ड कोर्स तैयार किया जाए। इस तरह आपका कंटेंट लोगों को सीखने में मदद करता है और आपका कोर्स उन लोगों के लिए एक डीपर लर्निंग रिसोर्स बन सकता है जो किसी विषय को ज्यादा व्यवस्थित तरीके से समझना चाहते हैं। जब नॉलेज को सही स्ट्रक्चर, जेन्युइन वैल्यू और बेहतर लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ तैयार किया जाता है, तभी वो सिर्फ जानकारी नहीं रहती, बल्कि एक ऐसा डिजिटल एसेट बन सकती है जिसे समय के साथ अलग-अलग लर्नर्स तक पहुंचाया जा सके। अब हम बात करते हैं क्रिएटिव एसेट से साइड इनकम के बारे में। अगर आपके पास कोई क्रिएटिव स्किल है तो आपकी बनाई हुई चीजें भी एक डिजिटल एसेट बन सकती हैं। फोटोग्राफी, ग्राफिक डिजाइन, इलस्ट्रेशन, म्यूजिक प्रोडक्शन, वीडियो एडिटिंग या टेम्पलेट्स जैसी स्किल्स को सिर्फ क्लाइंट के लिए काम करने तक सीमित रखने के बजाय आप अपने ओरिजिनल वर्क को अलग अलग लोगों के लिए यूजफुल डिजिटल रिसोर्सेज में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको फोटोग्राफी पसंद है और आप अच्छी क्वालिटी की ओरिजिनल फोटोग्राफ्स बनाते हैं तो उन्हें उन प्लेटफॉर्म्स पर लाइसेंस या सेल किया जा सकता है जो इस तरह के क्रिएटिव कंटेंट की अनुमति देते हैं। इसी तरह कोई डिजाइनर प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स, सोशल मीडिया टेम्पलेट्स, इलस्ट्रेशंस या दूसरे ओरिजिनल डिजाइन एसेट्स तैयार कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को एक्सेल अच्छी तरह आता है तो वो यूजफुल स्प्रेडशीट्स या प्लानर्स बना सकता है जिन्हें दूसरे लोग अपने काम में इस्तेमाल कर सकें। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है क्रिएट वंस, सेल मल्टीपल टाइम्स। इसका मतलब ये नहीं है कि एक एसेट बनाते ही लगातार पैसे आने लगेंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि एक अच्छी तरह बनाया गया डिजिटल एसेट अलग अलग कस्टमर्स तक पहुंचने की क्षमता रखता है। लेकिन इस मॉडल में सबसे पहले आपको क्वालिटी और डिमांड को समझना होगा। केवल वही चीज बनाना जो आपको अच्छी लगती है पर्याप्त नहीं है। यह भी देखना जरूरी है कि लोग वास्तव में किस तरह के रिसोर्स की तलाश कर रहे हैं और आपका एसेट उनकी कौन सी प्रॉब्लम को आसान बना सकता है। उदाहरण के लिए, अगर लोग बार बार किसी स्पेसिफिक काम के लिए स्प्रेडशीट ढूंढ रहे हैं और आप एक सिंपल, क्लीन और इजी टू यूज टेम्पलेट बना सकते हैं तो उसमें प्रैक्टिकल वैल्यू हो सकती है।
इसी तरह अगर आप म्यूजिक बनाते हैं तो एप्लीकेबल लाइसेंसिंग टर्म्स के अनुसार ओरिजिनल ट्रैक्स को ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है जहां उनका इस्तेमाल अलाउड हो। लेकिन यहां कॉपीराइट और लाइसेंसिंग को समझना बहुत जरूरी है। किसी दूसरे व्यक्ति की फोटोग्राफ, म्यूजिक, डिजाइन, वीडियो या टेम्पलेट को बिना परमिशन इस्तेमाल करके बेचना सही नहीं है। आपका काम ओरिजिनल होना चाहिए या आपके पास उसके इस्तेमाल और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उचित अधिकार होने चाहिए। इसके अलावा हर मार्केटप्लेस की अपनी टर्म्स और पॉलिसीज होती हैं, इसलिए अपलोड करने से पहले उन्हें समझना जरूरी है। एक और बात ध्यान रखिए, क्रिएटिव एसेट्स में कंपटीशन काफी हो सकता है, इसलिए सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाने के बजाय अपने काम की क्वालिटी, यूजफुलनेस और प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना ज्यादा बेहतर है। शुरुआत में हो सकता है आपके कुछ एसेट्स को बहुत ज्यादा अटेंशन ना मिले, लेकिन अगर आप लगातार डिमांड को समझकर बेहतर रिसोर्सेज बनाते हैं तो धीरे धीरे आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो सकता है। और जब आपके पास ऐसे कई यूजफुल एसेट्स जमा हो जाते हैं तो हर नया एसेट आपकी ओवरऑल डिजिटल लाइब्रेरी को मजबूत करता है। यही वजह है कि क्रिएटिव स्किल को सिर्फ समय के बदले पैसे कमाने तक सीमित रखने के बजाय उसे ऐसे डिजिटल एसेट्स में बदलना एक इंटरेस्टिंग साइड इनकम अपॉर्चुनिटी बन सकता है, जो आपके एक्टिव वर्किंग आवर्स के बाहर भी लोगों तक पहुंच सके। अब हम बात करते हैं एसेट्स को रेंट पर देकर साइड इनकम के बारे में। अब तक हमने ऐसे डिजिटल एसेट्स की बात की जिन्हें नॉलेज या क्रिएटिव स्किल के जरिए तैयार किया जा सकता है, लेकिन आपके पास अगर पहले से कोई ऐसी फिजिकल एसेट मौजूद है जिसका इस्तेमाल आप हर समय नहीं करते, तो कुछ परिस्थितियों में वही एसेट भी एडिशनल इनकम का सोर्स बन सकती है। इसे आसान भाषा में समझिए, अगर आपके पास कोई रूम, पार्किंग स्पेस, इक्विपमेंट या ऐसी दूसरी चीज है जिसे दूसरे लोग लीगल तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो एप्लीकेबल रूल्स और कंडीशंस के अनुसार उसे रेंट पर देकर इनकम जनरेट करने का ऑप्शन हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके घर में एक कमरा लंबे समय से खाली है। अगर लोकल रूल्स, सोसाइटी की कंडीशंस और आपकी पर्सनल सिचुएशन इसकी अनुमति देती है, तो उसे किराए पर देकर आप अपनी एग्जिस्टिंग एसेट से एडिशनल इनकम बना सकते हैं। इसी तरह कुछ लोग कैमरा, प्रोजेक्टर, साउंड इक्विपमेंट, टूल्स या दूसरे यूजफुल इक्विपमेंट को भी निर्धारित शर्तों पर रेंट पर देते हैं। यहां असली कॉन्सेप्ट यह है कि जिस एसेट का आप खुद पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं, उसकी अनयूज्ड कैपेसिटी को प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल किया जाए। लेकिन सिर्फ ये सोचकर एसेट रेंट पर देना सही नहीं है कि इससे हर महीने निश्चित इनकम आएगी। सबसे पहले आपको कॉस्ट और रिस्क को समझना चाहिए। अगर कोई इक्विपमेंट रेंट पर दे रहे हैं तो उसके डैमेज, मेंटेनेंस, रिपेयर और रिप्लेसमेंट की जिम्मेदारी किसकी होगी, ये पहले से क्लियर होना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी रेंट पर दे रहे हैं तो अग्रीमेंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, मेंटेनेंस, यूटिलिटीज, टैक्सेस और एप्लीकेबल लोकल रूल्स जैसी चीजों को समझना जरूरी है। बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के किसी को अपनी वैल्यूएबल एसेट देना आगे चलकर अननेसेसरी प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। इसलिए इनकम के साथ रिस्क मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है। एक और इंपॉर्टेंट बात है अपनी एसेट की वास्तविक वैल्यू और डिमांड को समझना। हर ऐसी चीज जिसे आप रेंट पर देना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि उसके लिए मार्केट में पर्याप्त डिमांड हो। उदाहरण के लिए, अगर किसी इक्विपमेंट की डिमांड बहुत कम है और मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा है, तो केवल रेंट मिलने की उम्मीद में उसे मैनेज करना आपके लिए फायदे का सौदा नहीं हो सकता। इसी तरह प्रॉपर्टी में वेकेंसी, टेनेंट मैनेजमेंट और मेंटेनेंस जैसी प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी हो सकती हैं। इसलिए कैलकुलेशन हमेशा नेट इनकम की कीजिए, सिर्फ ग्रॉस रेंट की नहीं। अगर किसी एसेट से महीने में 10,000 रुपए आते हैं, लेकिन मेंटेनेंस, रिपेयर और दूसरे खर्चों के बाद आपके पास बहुत कम राशि बचती है, तो वास्तविक इनकम वही होगी जो सभी जरूरी खर्चों के बाद बचेगी। यही सोच आपको साइड इनकम के मामले में ज्यादा प्रैक्टिकल बनाती है। साइड इनकम का मतलब सिर्फ कोई भी इनकम शुरू करना नहीं है, बल्कि अपनी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को समझदारी से इस्तेमाल करके ऐसा एडिशनल कैश फ्लो बनाना है जिसमें रिस्क, कॉस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साफ तौर पर समझ में आए। अगर एसेट सही है, डिमांड मौजूद है, रूल्स क्लियर हैं और पूरा अरेंजमेंट सुरक्षित तरीके से किया गया है, तो आपकी एग्जिस्टिंग एसेट आपके एक्टिव वर्किंग आवर्स के बाहर भी इनकम का एक प्रैक्टिकल सोर्स बन सकती है। अब हम बात करते हैं मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन से साइड इनकम के बारे में। जब आप लगातार यूजफुल कंटेंट बनाते हैं, अपनी नॉलेज लोगों के साथ शेयर करते हैं और धीरे धीरे एक ऐसी ऑडियंस तैयार हो जाती है जो आपके काम पर भरोसा करती है, तब आप अपने लिए एक मेंबरशिप या सब्सक्रिप्शन बेस्ड इनकम मॉडल भी बना सकते हैं। इसका बेसिक आइडिया यह है कि लोग एक निश्चित अमाउंट देकर नियमित रूप से ऐसी एडिशनल वैल्यू प्राप्त करते हैं जो सामान्य कंटेंट में उपलब्ध नहीं होती। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि मेंबरशिप का मतलब सिर्फ एक प्राइवेट ग्रुप बना देना नहीं है। असली वैल्यू इस बात में है कि सब्सक्राइबर को ऐसा क्या मिलेगा जिसके लिए वो लगातार भुगतान करना चाहेगा।
उदाहरण के लिए अगर आप किसी एजुकेशनल फील्ड में कंटेंट बनाते हैं तो मेंबरशिप में स्ट्रक्चर्ड लर्निंग मटेरियल, एक्सक्लूसिव ट्यूटोरियल्स, डाउनलोडेबल रिसोर्सेज, रेगुलर सेशंस या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर डीपर एजुकेशनल कंटेंट दिया जा सकता है। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं तो टेम्पलेट्स, प्रोजेक्ट रिसोर्सेज या मेंबर्स के लिए यूजफुल लर्निंग मटेरियल उपलब्ध कराया जा सकता है। लेकिन सब्सक्रिप्शन मॉडल शुरू करने से पहले आपको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं हर महीने लगातार ऐसी वैल्यू दे सकता हूं जिसे लोग वास्तव में उपयोग करना चाहें? क्योंकि सब्सक्रिप्शन की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कस्टमर सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार वैल्यू को जज करता है। अगर पहले महीने आपने बहुत अच्छा कंटेंट दिया लेकिन अगले कई महीनों तक कोई मीनिंगफुल वैल्यू नहीं दी तो सब्सक्राइबर मेंबरशिप छोड़ सकता है। इसलिए यहां कंसिस्टेंसी और रिटेंशन बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पहले से एक सिंपल कंटेंट सिस्टम बनाना चाहिए ताकि आपको हर महीने ये सोचने में परेशानी ना हो कि मेंबर्स को क्या देना है। उदाहरण के लिए आप महीने की शुरुआत में कंटेंट प्लान तैयार कर सकते हैं, जरूरी रिसोर्सेज पहले से बना सकते हैं और फिर निर्धारित समय पर मेंबर्स को उपलब्ध करा सकते हैं। इससे आपका काम ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहता है और ऑडियंस को भी पता रहता है कि उन्हें क्या मिलने वाला है। लेकिन यहां भी किसी इनकम को गारंटीड बताना सही नहीं है। कितने लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे, कितने लोग लंबे समय तक जुड़े रहेंगे और कितनी इनकम बनेगी, ये आपकी ऑडियंस, कंटेंट क्वालिटी, प्राइसिंग और कई दूसरे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इसलिए शुरुआत में बहुत बड़ी मेंबरशिप बनाने के बजाय छोटी ऑडियंस के साथ वैल्यू टेस्ट करना ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है। अगर मेंबर्स जेन्युइनली बेनिफिट महसूस करते हैं तो फीडबैक लेकर सर्विस को इंप्रूव किया जा सकता है। एक और जरूरी बात है प्राइसिंग। प्राइस इतना होना चाहिए कि कस्टमर को मिलने वाली वैल्यू के हिसाब से रीजनेबल लगे और आपके लिए लगातार क्वालिटी डिलीवर करना भी पॉसिबल हो। बहुत कम प्राइस रखकर बहुत ज्यादा प्रोमिसेस करना भी सही स्ट्रैटेजी नहीं है और बहुत ज्यादा प्राइस रखकर बिना पर्याप्त वैल्यू देना भी सस्टेनेबल नहीं है। सही मेंबरशिप वही है जहां क्रिएटर को अपने काम का उचित कॉम्पेंसेशन मिले और मेंबर को उसकी पेमेंट के बदले वास्तविक उपयोगिता मिले। इस तरह सब्सक्रिप्शन मॉडल सिर्फ मंथली पेमेंट लेने का तरीका नहीं है, बल्कि ट्रस्ट, कंसिस्टेंट वैल्यू और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पर आधारित एक सिस्टम है। अगर आप लोगों की जेन्युइन जरूरत समझकर लगातार यूजफुल वैल्यू डिलीवर कर पाते हैं तो आपकी ऑडियंस सिर्फ व्यूअर्स या फॉलोअर्स नहीं रहती, बल्कि एक ऐसा कम्युनिटी बेस बन सकती है जो आपके डिजिटल वर्क को लंबे समय तक सपोर्ट कर सके। अब हम बात करते हैं ऑटोमेटेड ऑनलाइन बिजनेस से साइड इनकम के बारे में। अब साइड इनकम को एक और नजरिए से समझिए, क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब आप सिर्फ कोई इनकम सोर्स शुरू करने के बजाय एक ऐसा सिस्टम बनाना सीखते हैं जिसमें जरूरी कामों का एक हिस्सा आपके बिना भी चलता रह सके। इसे ऑटोमेटेड ऑनलाइन बिजनेस कहा जा सकता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप कुछ भी किए बिना पैसा कमाएंगे। ऑटोमेशन का मतलब है जो काम बार बार एक ही तरीके से करना पड़ता है उसे टेक्नोलॉजी और सही प्रोसेस की मदद से व्यवस्थित कर देना। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने एक डिजिटल प्रोडक्ट तैयार किया है। अगर हर कस्टमर के पेमेंट करने के बाद आपको खुद जाकर पेमेंट वेरीफाई करना पड़े, फिर मैन्युअली फाइल भेजनी पड़े और हर व्यक्ति को अलग से इंस्ट्रक्शंस देनी पड़े, तो आपका बहुत सारा समय छोटे छोटे कामों में चला जाएगा। लेकिन अगर पेमेंट, प्रोडक्ट डिलीवरी और बेसिक कस्टमर कम्युनिकेशन के लिए उचित ऑटोमेटेड सिस्टम बनाया गया है तो कस्टमर परचेज के बाद निर्धारित प्रोसेस के अनुसार उसे प्रोडक्ट मिल सकता है। इसी तरह अगर आप YouTube पर एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं तो आपके पुराने वीडियोस लगातार नए लोगों तक पहुंच सकते हैं और आपकी वेबसाइट या प्रोडक्ट पेज तक ऑडियंस ला सकते हैं। यहां ऑटोमेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। आपको कंटेंट बनाना, सिस्टम को चेक करना, कस्टमर फीडबैक समझना, टेक्निकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करना और समय के साथ अपने प्रोडक्ट्स को इंप्रूव करना पड़ सकता है। लेकिन फर्क ये होता है कि आपका हर छोटा काम आपके हाथ से मैन्युअली करने की जरूरत नहीं रहती। एक अच्छा ऑटोमेटेड सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले आपको पूरा प्रोसेस समझना चाहिए। कस्टमर आपको कैसे खोजेगा, उसे कौन सी इंफॉर्मेशन मिलेगी, पेमेंट कैसे होगा, प्रोडक्ट या सर्विस कैसे डिलीवर होगी, कस्टमर को सपोर्ट कैसे मिलेगा और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। जब इन स्टेप्स को क्लियर किया जाता है तब धीरे धीरे रेपिटेटिव कामों को ऑटोमेट किया जा सकता है। लेकिन ऑटोमेशन करने से पहले प्रोसेस को सिंपल बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर सिस्टम ही गलत है तो ऑटोमेशन सिर्फ गलत प्रोसेस को तेज कर देगा। यही कारण है कि पहले मैनुअल प्रोसेस को समझिए, फिर उसे इंप्रूव कीजिए और उसके बाद जहां संभव हो वहां ऑटोमेशन लगाइए। एक और जरूरी बात, किसी भी ऑनलाइन बिजनेस में इनकम की गारंटी नहीं होती।
सेल्स कम या ज़्यादा हो सकती हैं, ऑडियंस का बिहेवियर बदल सकता है, प्लेटफॉर्म की पॉलिसीज बदल सकती हैं और कंपटीशन भी बढ़ सकता है। इसलिए इसे सोते सोते पैसे कमाने की मैजिक ट्रिक की तरह नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म बिजनेस सिस्टम की तरह देखना चाहिए। आपने पहले नॉलेज बनाई, फिर कंटेंट या प्रोडक्ट तैयार किया, ऑडियंस का ट्रस्ट बनाया, पेमेंट और डिलीवरी प्रोसेस को व्यवस्थित किया और उसके बाद रेपिटेटिव कामों को सिस्टम में बदलना शुरू किया। यही असली आइडिया है। जब आपका बिजनेस आपके हर एक्टिव मिनट पर डिपेंड नहीं करता, तब आपके पास अपने समय को ज्यादा समझदारी से इस्तेमाल करने की अपॉर्चुनिटी आती है। और यही साइड इनकम का सबसे प्रैक्टिकल उद्देश्य है। बिना मेहनत के पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपनी मेहनत को ऐसे सिस्टम और एसेट्स में बदलना जो समय के साथ आपके लिए इनकम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते रहें। तो दोस्तों, आज हमने ऐसे साइड इनकम आइडियाज को समझा जिनका मकसद बिना मेहनत के पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपनी स्किल, नॉलेज, कंटेंट और एसेट्स को ऐसे इनकम सोर्सेज में बदलना है जो समय के साथ आपके लिए काम कर सके। चाहे डिजिटल प्रोडक्ट हो, यूट्यूब हो, अफिलिएट मार्केटिंग हो, ऑनलाइन कोर्स हो, क्रिएटिव एसेट्स हो, रेंटल एसेट्स हो, मेंबरशिप हो या ऑटोमेटेड ऑनलाइन बिजनेस, हर तरीके की अपनी जरूरत, मेहनत, रिस्क और सीखने की प्रक्रिया है। इसलिए आपको एक साथ सब कुछ शुरू करने की जरूरत नहीं है। पहले खुद को समझिए। आपके पास कौन सी स्किल है, आपके पास कितना समय है, आपकी ऑडियंस या मार्केट की कौन सी प्रॉब्लम है और आप किस प्रॉब्लम का जेन्युइनली यूजफुल सॉल्यूशन दे सकते हैं। फिर सिर्फ एक रास्ता चुनिए और उसे समय दीजिए। याद रखिए, सोते सोते कमाई किसी जादू का नाम नहीं है। पहले आपको मेहनत करनी पड़ती है, वैल्यू क्रिएट करनी पड़ती है, ट्रस्ट बनाना पड़ता है और एक ऐसा सिस्टम तैयार करना पड़ता है जो आपके एक्टिव वर्किंग आवर्स के बाहर भी काम कर सके। अगर आप आज से सिर्फ पैसे के पीछे भागने के बजाय इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स बनाने पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, तो यही सोच भविष्य में आपकी फाइनेंशियल जर्नी को एक नई दिशा दे सकती है। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी मेन इनकम के साथ एक जेन्युइन साइड इनकम सोर्स बनाने की शुरुआत करना चाहते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही प्रैक्टिकल और एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।